नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीस न वसूलने पर सीएम धामी नाराज, अफसरों को लगाई फटकार। यूसीसी ने दिखाई देश को एक नई दिशा। एक जनवरी से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट जारी। देहरादून एयरपोर्ट पर 11 उड़ानें देरी से पहुंची। कोहरे की चादर में लिपटा उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस देहरादून में नाबार्ड वित्त पोषित पॉली हाउस स्थापना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में सभी जनपदों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान जायका परियोजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और ड्रैगन फ्रूट पर ठोस एक्शन प्लान बनाने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने तथा तराई क्षेत्रों में सिंघाड़ा व मखाना की खेती पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने शीघ्र देहरादून में माल्टा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा भी की है और बैठक में माली भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने तथा प्रयाग पोर्टल से आवेदन कराने की जानकारी दी गई। और अब खबर देहरादून से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 के तहत पुलिस द्वारा ओएनजीसी संस्थान भवन में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिविर में निरीक्षक यातायात जितेंद्र जोशी ने ओएनजीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देते हुए सीट बेल्ट व हेलमेट के महत्व, ओवर स्पीडिंग के खतरों और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने की अपील की है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए नितिन नवीन को कुमाऊनी एपड़ कला से सुसज्जित एक हस्त निर्मित शॉल भेंट की। और अब आगे बढ़ते खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में साल 2021 में हुए 99 कुंतल के ज्यादा का अनाज बिना वितरण व रखरखाव के चलते सड़ने पर डीएम के आदेश पर दोषियों से रिकवरी आदेश को कमिश्नर ऑफ मॉफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने डिस्पैच रजिस्टरों का अवलोकन करने के पश्चात जिलाधिकारी से 5 जनवरी तक शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। में राशन घोटाले में उन्होंने डिस्पैच रजिस्टर मंगाए थे। सारे रजिस्टर आने के बाद उन्होंने देखा रजिस्टरों में कई क्वेरी की गई चीफ जस्टिस द्वारा। उन क्वेरी से जब जवाब से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने डीएम के पर्सनल एफिडेविट करने के लिए कहा है। डीएम साहब अभी क्योंकि छुट्टी पे थे तो उनको इस मुकदमे में 5 तारीख दी गई है। 5 तारीख तक उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? याचिकाकर्ता का कहना था कि जो राशन घोटाले का जो पैसा जो इनसे रिकवर होना था वो रिकवर ना करके एक अपीलेट ऑर्डर के द्वारा खत्म कर देगा, वो गलत है। उसी में संज्ञान लेते हुए उसी का प्रकरण चल रहा है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर सीएम धामी का बुलडोजर चल रहा है।
के चलते उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को बिना नोटिस और उनका पक्ष सुने बिना ही की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पूर्व जिला स्तरीय कमेटी बनाकर अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों की सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई पर याची द्वारा कोर्ट को बताया गया कि कई जगह बिना नोटिस दिए ही प्रशासन अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है, जिस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किस तरह से पालन किया जाए, ये बताने को कहा है। आपको बता दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इसे हटाया जाए। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कोर्ट के अतिक्रमण पर हुई सुनवाई के बाद राजनीतिक विपक्षी दल भी सरकार के इस कदम को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमण जो चिन्हित है उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह तोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह किया कि कोर्ट को अपेयर इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे हाई कोर्ट ने स्वतः ही, मैं कहूँगी, संज्ञान लेने का कार्य किया है कि चाहे वो राजकीय राजमार्ग हो, राष्ट्रीय मार्ग हो, वन भूमि की जमीनें हो या अन्य सरकारी जमीनें हो, उस पे जिस तरीके से अतिक्रमण भूमि माफियाओं का और वो भी अधिकारियों की और सरकार की मिली भगत जो चलता आ रहा था, उसको लेकर के हाई कोर्ट सख्त है। और एक किसी प्राइवेट जो एक किसी व्यक्ति ने, किसी दिल्ली निवासी व्यक्ति ने एक लेटर लिखा था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जिसको उन्होंने एक PIL में कन्वर्ट कर संज्ञान लेने का जो है, स्वतः संज्ञान लेने का कार्य किया है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्य सचिव को तलब करने का कार्य किया, क्योंकि आप देख रहे हैं अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा हो गया है कि जिसका जहां भी मन आ रहा है वो अधिकारियों को अपने पक्ष में करके, विधायक और मंत्रियों को अपने पक्ष में करके अतिक्रमण कर ले रहा है। आपने देखा, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। देखिए, जो अतिक्रमण का मामला है, हम समझते हैं कि उसमें सरकार का ये प्रयास है कि सार्वजनिक स्थानों पर हो या फिर किसी अन्य जगह में हो, इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो कोर्ट के इसमें ऑर्डर है, उसका निश्चित रूप से सरकार पालन करेगी। और पहले भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप जो है सरकार का पालन करेगी। प्रदेश में हो रहे अतिक्रमण हटाने अभियान को लेकर धामी सरकार सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर आम जनता भी इसका गुस्सा सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। चाहे इसको लेकर प्रदेश सरकार विकास के कामों का हवाला दे रही हो, वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार से बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने व बेबस जनता के लिए कोई नीति न बनाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सरकार का अतिक्रमण को लेकर विरोध किया है। अतिक्रमण का मामला उत्तराखंड में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा अतिक्रमण के विरोध में रही है। और वर्तमान में जो हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए जो उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट में तलब किया है, ये एक बहुत अच्छा अच्छी सूचना है और जनहित में एक अच्छी प्रक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय को अतिशीघ्र और कठोर कदम लेकर के सरकार को ये न केवल चेतावनी बल्कि सख्त आदेश देना चाहिए कि जहां जहां पर भी अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाया जाए। देखिए, कह रहा हूँ, किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं। और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं।
प्रदेश में लगातार हो रहे अतिक्रमण मामले को लेकर कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि चिन्हित अतिक्रमण पर जिला स्तरीय समिति गठित की जाए, अतिक्रमण की सुनवाई का अवसर दिया जाए। साथ ही अदालत को बताया गया है कि कई स्थान पर बिना नोटिस जारी किए बिना सुनवाई का मौका दिए ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। अब ऐसे में धामी सरकार की लगातार हो रही अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की गई है। न्यायालय का फैसला आने के बाद ही तय होगा कि आखिरकार धामी का बुलडोजर प्रदेश में किन नियमों के आधार पर चलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए केवल एक योजना नहीं बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित रोजगार का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इसके मूल स्वरूप में बदलाव कर इस अधिकार पर प्रहार कर रही है। सुमित ने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिन के रोजगार की गारंटी को व्यवहार में कमजोर किया जा रहा है। बजट आवंटन में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और काम की स्वीकृति में अनावश्यक शर्तें लगाकर गरीबों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। नहीं, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए मैं तो ये समझता हूँ राष्ट्र का ही अपमान हुआ है कि उनके नाम की योजना, चलो समझ में आ सकता है कि भाजपा का एजेंडा है गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ। अगर उनके नाम की कोई योजना होती है, नाम बदलते, तो शायद हम फिर भी समझ सकते थे। लेकिन ये अनुचित है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अवहेलना हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की अवहेलना हुई है। और दूसरी बात, जो नीति की अगर हम बात करें, पहले 90-10 का रेशो था, 90 केंद्र देता था, 10 राज्य, उसको परिवर्तित करके 60-40 कर दिया। फिर जो विकेंद्रीकरण सत्ता का करा था राजीव गांधी जी ने, पंचायती राज्य एक्ट लाके, पहले ग्राम प्रधान सुनिश्चित। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रुड़की की कोतवाली मंगलौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। लगभग 1 साल से पॉक्सो एक्ट एवं अपहरण के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। रुड़की तहसील स्थित कार्यालय पर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि ये निवासी मंगलौर निवासी है और एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली मंगलौर में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मोहम्मद अब्बास नामक युवक उसके नाबालिग पुत्री को फुसला कर ले गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम एवं अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 1.25 साल पहले 2024 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो सेक्शन में और अपहरण में, जिसमें एक 14.5 साल की अपहृता को एक बंदा, जो परिजनों ने बताया कि ये व्यक्ति उसको भगा के ले गया है, अपहरण करके ले गया है। तो चूंकि पिछले 1 साल से लगातार उसके बारे में कार्रवाई चल रही थी, ना अपहृता का पता लग पा रहा था, ना अपहरण करने वाले का, तो कई बार इसमें टीमें बनी। जब सुरागसी पतारसी के आधार पर हमें कुछ इनपुट मिले, हमारी टीमों ने फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर खटीमा से है, जहां विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर खटीमा कोतवाली परिसर में लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली निरीक्षक विजेंद्र शाह एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक ललित रावल की मौजूदगी में नगर के अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं एवं आम जनता को होने वाली परेशानियों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। इस पर कोतवाली निरीक्षक विजेंद्र शाह ने समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। जी देखिए, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, जिस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मेरे द्वारा क्षेत्र में रहने वाले हमारे अल्पसंख्यक जो है समुदाय के लोग बाग हैं, उनकी एक बैठक ली गई है, जिसमें मेरे द्वारा उनको उनकी समस्याओं को भी पूछा गया है, उनके सुझाव भी लिए गए हैं, तथा जो भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है जिसमें उनके कानूनी अधिकार हैं और जो उनके द्वारा जो भी अगर हमें कोई सूचना देनी है उनसे उनको अवगत कराया गया है।
और अब खबर बागेश्वर से है, जहां उत्तराखंड में कुमाऊं की काशी के नाम से शुमार भगवान शिव की बागनाथ नगरी बागेश्वर में हर साल माघ माह में लगने वाले सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक व्यापारिक उत्तरायणी मेले 2026 की तैयारियों को लेकर नगरपालिका बागेश्वर ने कमर कस ली है। हर साल लगने वाले मेले को इस साल और भी आकर्षक और भव्य बनाने को लेकर वर्तमान में विभिन्न निर्माण एवं मेले से जुड़े कामों को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी नगरपालिका में की जा रही है। पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि मेले को लेकर एक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और नगरपालिका स्तर में भी मेले को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। मेले 2026 की तैयारियां चल रही हैं और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। नगरपालिका अपने स्तर से जितने भी इसमें टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्य होने हैं उसमें कार्य कर रहे हैं और अभी जो हमारे अस्थायी पुल बनने हैं और जो रंग रोगन का कार्य है और जो नुमाइश के जो हमारा मेला स्थल है और जो पकड़ स्थल है और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं उन कार्यों को गति देने के लिए टेंडर प्रक्रिया गतिमान है और बहुत जल्द जो है हम लोग टेंडर होने के बाद जो है इसमें कार्य होगा, क्योंकि 1 महीने से कम समय का बचा हुआ है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इस मेले को भी हम बहुत आकर्षक और भव्य बनाएंगे। और अब खबर पौड़ी से है, जहां वीरचंद्र सिंह गढ़वाल राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट की 10वीं नई सीटों को हरी झंडी दे दी है। इन नई सीटों की मंजूरी के साथ ही अब संस्थान में पीजी सीटों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। एनएमसी द्वारा जारी अनुमति के अनुसार बाल रोग विभाग में 4 सीटें, एमडी से 4 सीटें और एमएस में 2 नई सीटें स्वीकृत की गई हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्तमान में 150 एमबीबीएस सीटें हैं और 52 पीजी की सीटें हैं, जिसमें डीएनबी, डिप्लोमा, एमडी की सीटें हैं। अभी नेशनल मेडिकल कॉलेज से 10 पीजी सीटों की बढ़ोतरी का जो है आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 4 सीटें एनेस्थीसिया विभाग में, 4 सीटें पीडियाट्रिक्स विभाग में, बाल रोग विभाग में और 2 सीटें गायनी विभाग में मिली हैं। और कुछ विभागों में, 4 विभागों में जैसे कि सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्किन, बायोकेमिस्ट्री में हमें अपील करना है। जो भी हमारे अभी संकाय सदस्य जिनकी नियुक्ति हुई है उनका आदेश हमें जो है भेजना है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत के बाद विद्यालय परिसर देशभक्ति और अनुशासन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। एनसीसी शुरू होते ही छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। 10 यूके बटालियन एनसीसी द्वारा प्रथम वर्ष में कुल 50 कैडेटों का चयन किया गया, जिनमें 33 छात्र और 17 छात्राएं शामिल हैं। चयनित कैडेट्स को विद्यालय परिसर में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनसीसी यानी छात्र सेना दल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में पहले भी चलती थी। अब बीच के कुछ वर्षों में वह बंद हो गई। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया 84 यूके बटालियन और 10 यूके बटालियन दोनों में, और सौभाग्य की बात है कि 10 यूके बटालियन में जेडी ग्रुप में हमारे विद्यालय का सिलेक्शन हुआ। 31/7/2025 को हमारे विद्यालय की छात्र सेना दल की शाखा पंजीकृत हुई। इस समय कुल उसमें 33 कैडेट जो कि बालक हैं और 17 कैडेट जो कि छात्राएं हैं, वे अपना प्रथम वर्ष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अगले साल द्वितीय वर्ष हो जाएंगे और फिर प्रथम वर्ष में 50। इस प्रकार अगले साल तक हमारे पास 50 और 50 100 कैडेट्स एनसीसी में आ जाएंगे। और अब आगे खबरों में, देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान दूरदराज क्षेत्रों एवं शहर से आए लोगों की समस्याएं जन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें रखी गईं। मंत्री ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
और अब आगे बढ़ते खबरों में, लालकुआं की धर्म प्रेमी जनता के द्वारा श्री राम कथा के आयोजन से पूर्व राधे राधे सेवा समिति के तत्वाधान में भोला मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कि लालकुआं के मुख्य मार्गों पर होती हुई भोला मंदिर के निकट समाप्त हुई। इसके बाद श्री रघुनाथ सिंह संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। यहाँ पर भोला मंदिर के सामने श्रीमद कथा के पश्चात पिछली बार और इस बार श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और राम कथा का आयोजन, जैसा कि सनातन धर्म की परंपरा है, हम कलश यात्रा निकालते हैं और कलश यात्रा निकालने के पश्चात हमारे जो परम श्रद्धेय आचार्य जो कथावाचक हैं डॉक्टर पंकज मिश्रा जी, बहुत ही विद्वान हैं, उनके द्वारा आगामी 9 दिनों तक अपने मुखार बिंदु से श्री राम कथा का श्रवण किया कहा जाएगा। हमारे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी से 25 से कलश यात्रा निकली है, इसमें सभी का सहभाग चला है। सभी का आशीर्वाद से श्री राम के चरणों की धूल से आगे चलते हुए हम श्री राम भक्तों को प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी अचूक रणनीति के तहत पुलिस ने थाना सेलाकुई क्षेत्र में 22 वर्षीय नशा तस्कर लल्टू कुमार को गिरफ्तार कर बड़ी बरामदगी करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो 291 ग्राम गांजा बरामद किया है और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी एक निजी शिक्षण संस्थान का बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष का छात्र है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।